Good morning, dear students. Myself Ajay Pandey, your SST teacher. This video is going for class 8th, and I will teach you today a topic from SST history book. The name of the chapter is Revolt of 1857 and the chapter number is 6. तो प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। आज के ऑनलाइन क्लास में मैं आपको आपकी एसएसटी बुक के हिस्ट्री चैप्टर का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 का विद्रोह। इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हमको जो पॉइंट पढ़ने हैं मुख्य रूप से वे पॉइंट होंगे काजेस ऑफ द रिवोल्ट यानी विद्रोह। रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह। तो काजेस ऑफ द रिवोल्ट, विद्रोह का कारण क्या था। सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, इस विद्रोह को किस प्रकार दबाया गया। सप्रेशन का मतलब दबा देना या उसको समाप्त कर देना। तीसरा पॉइंट होगा नेचर ऑफ द रिवोल्ट यानी इस विद्रोह की प्रकृति कैसी थी, स्वभाव कैसा था। इसके बाद चौथा पॉइंट होगा सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट यानी विद्रोह कहाँ कहाँ पर हुए, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अंत में पढ़ेंगे रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, ये विद्रोह असफल क्यों हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमको इस टॉपिक से कुल 5 पॉइंट पढ़ने हैं। उन सभी 5 पॉइंटों को हम देखेंगे। तो बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर की शुरुआत मैं करता हूं, आप सभी लोग रेडी होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ओवर द पीरियड ऑफ 1757 to 1857 द पॉलिटिकल, social, economic and religious policies followed by British government in India had caused resentment and discontent among the people in India। इसका मतलब ये हुआ कि 1757 से लेकर 1857 के बीच में अंग्रेज़ों की, चूँकि हम उस समय हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज़ों की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक नीतियाँ थीं वे बहुत ही ख़राब थीं और उन नीतियों के कारण ही पब्लिक में रिजेंट माने असंतोष और डिसकंटेंट मीन्स भी असंतोष होता है। तो भारत के लोगों के बीच में रिजेंटमेंट और डिसकंटेंट ये दो चीज़ें डेवलप हो रही थी। यानी अंग्रेज़ों की जो भी नीतियाँ थी, जो कानून थे, जो उनके स्वभाव थे, शासन करने का तरीका था, वह बहुत ही खराब था और उनके द्वारा जितनी भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक नीतियाँ चलाई जा रही थी, इससे लोगों के बीच में असंतोष और विद्रोह की भावना पनपने लगी। तो आपको 2 पॉइंट देखना है, रिजेंटमेंट और डिसकंटेंट फैल रहा था ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। सेवरल अपराइजिंग एरप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश में बहुत सारे जो हैं ये अपराइजिंग उस समय हुए। अपराइजिंग का मतलब होता है विद्रोह, ये न्यू वर्ड है, आप इसको नोट कर लीजिए। अपराइजिंग का मतलब होता है विद्रोह। तो सेवरल माने कई, अपराइजिंग माने विद्रोह, इरप्टेड माने उत्पन्न हुए इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कई हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे विद्रोह उसमें पनप गए थे। मोस्ट ऑफ दीज अपराइजिंग वर लोकलाइज्ड, इसमें से बहुत सारे जो विद्रोह थे वह लोकल स्तर पर थे यानी स्थानीय स्तर पर थे। उसका पूरे देश में प्रभाव नहीं था। जिस क्षेत्र में विद्रोह उत्पन्न हुआ उसका प्रभाव केवल उन्हीं क्षेत्रों में था। एंड वर इजिली पुट डाउन बाय द ब्रिटिश, और ऐसे छोटे छोटे विद्रोहों को अंग्रेज़ों के द्वारा दबा दिया गया यानी कि समाप्त कर दिया गया। द वेव ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल कंटिन्यूड टू सिमर एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस तरह जो देश में छोटे छोटे विद्रोह हो रहे थे अलग अलग हिस्सों में, ये अंग्रेज़ों के द्वारा दबा दिए जाते थे, लेकिन यही धीरे धीरे चलते एक बहुत बड़े विद्रोह का रूप धारण कर लिया और 1857 का विद्रोह हो गया यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 फाइनली हैपेंड इन द ईयर 1857 ड्यू टू दिस स्मॉल लोकल अपराइजिंग बाय द पीपुल। अब यहाँ पे एक वोकैबुलरी दी गई है, इसको आपको नोट करना है और समझना है कि होता क्या है। रिवोल्ट का मतलब यहाँ समझाया गया है। तो रिवोल्ट का मतलब होता है टू रेजिस्ट माने विरोध करना और फाइट या लड़ना अगेंस्ट एन अथॉरिटी, किसी भी शासन के खिलाफ। किसी भी शासन के खिलाफ या तो विरोध करना, रेजिस्ट मीन्स विरोध करना, फाइट मीन्स लड़ना, फॉर
or to rise against a ruler or a government to show that you do not accept the control of the authority। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कहीं पर कोई शासक है, कोई शासन चल रहा है, उसका विरोध करना, उसके विरुद्ध लड़ना या उसके कानूनों को मानने से इनकार कर देना, ये बताता है। इसी को कहते हैं रिवोल्ट यानी कि विद्रोह कहते हैं। अगला है पॉइंट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पर दिया गया है द ग्रेट रेबेलियन ऑफ 1857 अकर्ड एज द रिजल्ट ऑफ ए बिल्डअप ऑफ सेवरल फैक्टर्स ओवर द डिकेड्स रादर देन वन सिंगल इवेंट। तो इसमें यह बताया गया है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ वह किसी एक कारण से नहीं हुआ, बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे इस विद्रोह के लिए। तो उन कारणों को आइए देखते हैं कि वे कारण कौन से थे। देयर वर ए सीरीज ऑफ डिसरप्शंस, बहुत सारे वहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई। तो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 18वीं शताब्दी से ही देश में बहुत सारे छोटे छोटे विद्रोह होते रहे थे। और वी कैन से, और हम कह सकते हैं दैट इट वाज ए कल्मिनेशन ऑफ रिजेंटमेंट अमंग द पीपल ऑफ इंडिया विच हैड बीन ब्रीविंग अप इन देयर माइंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल। यानी अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी उसके खिलाफ भारतीयों के मन में लंबे समय से एक विद्रोह की भावना पनप रही थी धीरे धीरे, और अंततः वही 1857 विद्रोह के रूप में सामने आ गई। ब्रिटिश हिस्टोरियन कॉल इट ए सिपॉय म्यूटनी। जो इंग्लैंड के इतिहासकार हैं, यानी ब्रिटेन के या इंग्लैंड के जो इतिहासकार हैं, लेखक हैं, वह इसे एक सिपॉय म्यूटनी यानी सैनिक विद्रोह मानते हैं। वे इसे सिपॉय म्यूटनी यानी सैनिक विद्रोह मानते हैं। बट इंडियन हिस्टोरियन टर्म इट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन जो भारत के इतिहासकार हैं वह इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानते हैं, यानी स्वतंत्रता का पहला संघर्ष मानते हैं। इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लेकर अलग अलग मत हैं। जो इंग्लैंड के इतिहासकार हैं वे कहते हैं कि यह आज़ादी के लिए या स्वतंत्रता के लिए कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक सैनिक विद्रोह था। लेकिन जो भारत के इतिहासकार हैं वे मानते हैं कि नहीं, यह भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला संघर्ष था। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके बुक में दिया गया है काजेस ऑफ द रिवॉल्ट, यानी इस विद्रोह का कारण क्या था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला दिया गया है पॉलिटिकल रीजन यानी कि राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में क्या था? द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश क्रिएटेड पैनिक अमंग द इंडियन रूलर्स एंड डेवलप्ड हैट्रेड टुवर्ड्स देम। तो अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति थी, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है एक्सपेंशनिस्ट माने विस्तारवादी, यानी अपने सीमाओं को, अपने राज्य को सीमाओं को बढ़ाना, उसको बोलते हैं एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज माने नीति। अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति थी उसके खिलाफ भारत के जो शासक थे, भारत के जो राजा थे, उनके बीच में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह और घृणा की भावना पनप रही थी। इस कारण यह विद्रोह हुआ था। सेकेंड जो रीजन दिया गया है वो ये है कि इंडियन रूलर्स of the annexed state were forced to disband their army। इसके अलावा जो भारत के कुछ राजा थे जो अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लिए थे, तो उन राजाओं से कहा गया कि वे अपनी आर्मी को क्या करें? डिसबैंड कर दें। डिसबैंड माने अपनी सेना को समाप्त कर दें और अंग्रेजों के संरक्षण में रहे। ये दूसरा कारण हुआ। जैसे भारत में कुछ राजा थे जो अंग्रेजों को अपना शासक मान बैठे थे, और जो राजा ये अंग्रेजों को अपना शासक मान बैठे थे उन राजाओं से कहा गया कि वे अपनी कोई निजी सेना न रखें। इससे ये राजा भी उनसे खफा हो गए। These soldiers lost their livelihood as they could not get any employment anywhere else। और ऐसे राजा जो अपनी सेना को समाप्त कर दिए, इन सेनाओं में काम करने वाले सैनिकों के सामने जीविका का संकट पैदा हो गया। तो ये सैनिक भी अंग्रेजों से एक तरह से असंतोष की भावना अपने अंदर पाल बैठे थे। नेक्स्ट रीजन है इन 1856 यानी 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग। भारत का उस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था कैनिंग, उसका नाम था कैनिंग। यहाँ पर दिया गया है कैनिंग नाम था उसका, और ये क्या था? गवर्नर जनरल था। और बात कब की है? 1856 की। डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ हिज डिस्केंडेंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग। तो उस समय जो अंग्रेजों का जनरल
था उसने ये बात कह दी थी कि जो बहादुर शाह जफ़र हैं वे मुग़ल की तरफ से भारत के अंतिम बादशाह होंगे और इसके बाद कोई भी उनके ख़ानदान का कोई भी व्यक्ति अब मुग़ल बादशाह की गद्दी पर नहीं बैठेगा। तो बहादुर शाह जफ़र को अंतिम मुग़ल सम्राट घोषित करना भी अंग्रेज़ों के खिलाफ गया और इससे जो मुग़ल शाही सेना थी वह भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गई थी। नन ऑफ हिज डिस्केंडेंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज द किंग, यानी बहादुर शाह जफर के परिवार का कोई भी व्यक्ति अब आगे राजा नहीं बन सकेगा। दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस, उन्हें केवल प्रिंस कहा जाएगा यानी राजकुमार कहा जाएगा, वो मुग़ल की गद्दी पर नहीं बैठ सकेंगे। द मुगल्स वुड लूज द टाइटल ऑफ एम्परर, और मुग़लों से सम्राट का जो टाइटल था वो छीन लिया जाएगा। एंड हिज सक्सेसर वुड हैव टू लीव द रेड फोर्ट, और उनके जो उत्तराधिकारी होंगे उनको लाल किला को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो मुग़ल शासक का परिवार था वह लाल किले में ही रहता था। तो लॉर्ड कैनिंग की ये घोषणा भी उनके खिलाफ गई और इस कारण अंग्रेज़ों के खिलाफ ये मुग़ल के सेना में और जो मुस्लिम थे उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति घृणा भर गई थी। अगला रीजन जो था अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का हुआ था अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। द स्टेट ऑफ सतारा, झांसी, नागपुर एक्सेट्रा वर एनेक्सिड बिकॉज द रूलर्स ऑफ दिस स्टेट डिड नॉट हैव ए मेल एयर। इसमें लिखा गया है कि उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लागू की थी और उस नीति का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। ये जो नीति थी, पॉलिसी थी, इसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और इसको लागू करने वाला जो अंग्रेज़ों का अधिकारी था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। अब इस नीति में लिखा क्या था? इस नीति में लिखा था कि यदि किसी शासक को यदि पुत्र नहीं है तो उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। और इसी नीति के तहत अंग्रेज़ों ने कुछ राज्यों को अपने में मिला लिया था और जिन राज्यों को इस नीति के तहत अंग्रेज़ों ने अपने में मिलाया था उन राज्यों का नाम देखिए यहाँ लिखा है सतारा, झांसी और नागपुर। ये 3 राज्यों को अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में इसलिए मिला लिया क्योंकि यहाँ के शासकों के पास कोई पुत्र नहीं था। इसी तरह अंग्रेज़ों ने ये जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय, इनका भी नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय के पास भी कोई पुत्र नहीं था। तो जब उनको कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने नाना साहेब को अपना गोद लिया हुआ पुत्र बना लिया, यानी इनको गोद ले लिया। नाना साहेब को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने गोद में ले लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको शासक मानने से इनकार कर दिया और उनकी पेंशन को बंद कर दिया, उनको पेंशन देना बंद कर दिया। तो यह भी एक कारण अंग्रेज़ों के खिलाफ गया। और अगला जो कारण था जिसके बारे में आप जानते होंगे, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, यानी झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनको भी कोई पुत्र गोद लेने से मना कर दिया गया। यानी अंग्रेज़ों ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई किसी को भी अपना पुत्र न बनावें। अगर ऐसा होता तो अंग्रेज़ झांसी को भी अपने राज्य में मिला लेते। तो ये सारी चीज़ें थी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ गईं और विद्रोह का कारण बनता चला गया। अगला पॉइंट है मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स इन बंगाल आर्मी वर फ्रॉम अवध। अब बंगाल की सेना में जितने सैनिक थे वे कहाँ से थे? वे अवध से। अवध यानी कि लखनऊ फैजाबाद का क्षेत्र, इसको अवध कहा जाता है। और बंगाल में उस समय अंग्रेजी शासन का मुख्य केंद्र था, यानी अंग्रेज़ों के जितने बड़े बड़े अधिकारी थे सब बंगाल में बैठते थे। तो बंगाल की सेना में जितने सैनिक थे वे सभी अवध के थे। और दूसरा कारण जो बना कि उसमें अंग्रेज़ों ने अवध को भी अपने राज्य में मिला लिया, यह आरोप लगाते हुए कि अवध का शासन ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो यह कारण भी बहुत प्रमुख कारण था क्योंकि अवध के जितने लोग थे वे सैनिक के रूप में बंगाल में अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने अवध राज्य पर यह आरोप लगाकर कि वहाँ का शासन अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है अपने राज्य में मिला लिए। और इस प्रकार ये सभी पॉलिटिकल रीजन कारण बने 1857 की क्रांति के। तो ये थे पॉलिटिकल रीजन जो कि 1857 की क्रांति के कारण बने। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक काज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी आर्थिक कारण क्या बने अंग्रेज़ों की विरुद्ध क्रांति के, उसके बारे में
पढ़ते हैं। तो पहला कारण था ब्रिटिश exploited the wealth and economic resources of India to serve the interest of British trade and industry। पहला कारण ये लिखा कि अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को, अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिए भारत की जो संपत्ति थी और जो यहाँ के आर्थिक संसाधन थे उसका दोहन किए। यानी भारत में जो चीज़ें थीं जिनका उपयोग भारत के लोगों के लिए होना चाहिए था, अंग्रेज़ों ने उसका खूब दोहन किया और उसका उपयोग अपने व्यापार और इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए किया। तो यह भी 1857 की क्रांति का एक कारण बना। अगला है दे कन्वर्टेड इंडिया इंटू ए प्योरली एग्रीकल्चरल country and used India as a source of raw material for its इंडस्ट्रीज। तो अंग्रेज़ों ने जो था भारत को एक पूरी तरह से कृषि प्रधान देश बना दिया, यानी एग्रीकल्चरल कंट्री बना दिया। किसने? अंग्रेज़ों ने बना दिया। किसको? भारत को। और भारत का उपयोग उन्होंने एक कच्चे माल के रूप में तैयार किया कि यानी भारत को एक कच्चा माल, यानी भारत से चीज़ें जाती थीं, कहाँ भेजी जाती थी? इंग्लैंड भेजी जाती थी और वहाँ से सामान बनकर फिर भारत में आते थे और ऊंचे दामों पर बेचे जाते थे। जैसे भारत से वह सन लेके जाते थे और यहाँ सन रेशम लेके जाते थे और वहाँ से कपड़ा बना के भेजते थे, लेकिन उन्हीं कपड़ों का दाम बहुत ज़्यादा रखा जाता था। तो कच्चे माल के तौर पर भारत का उन्होंने प्रयोग किया और इससे भी भारत के लोगों के बीच में अंग्रेज़ों के प्रति घृणा बढ़ती चली गई। अगला रीजन है कि दे कैरीड अवे इंडियाज़ वेल्थ टू ब्रिटेन। अगला रीजन है कि भारत की जो संपत्ति थी इसको अंग्रेज़ उठाकर अपने देश ले गए। अगला रीजन है द मशीन मेड गुड्स मेड इन ब्रिटेन फ्लडेड इंडिया। अब मशीनों से बने सामान भारत में बहुत भारी संख्या में आ गए। ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन इंडिया बिगेन टू डिक्लाइन रेंडरिंग ए लॉस नंबर ऑफ आर्टिसन जॉबलेस। तो जब इंडिया के में इंग्लैंड से बने हुए मशीनों के सामान भारत में भारी संख्या में आ गए तो भारत के जो उद्योग धंधे थे वे सब चौपट हो गए और भारत में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए। तो ये कारण था। अगला कारण हम देखते हैं। अगला कारण क्या है? अगला रीजन है कि इंडियंस वर डिनाइड all high civil and military position which were reserved for the British only. This caused frustration among educated Indians। अब अगला रीजन ये है कि भारतीयों को सभी ऊंचे पदों पर बैठने से मना कर दिया गया, यानी भारत का कोई भी नागरिक किसी भी ऊंचे पद पर नौकरी नहीं कर सकता था। ऊंचे पदों पर केवल ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के लोग ही नौकरी कर सकते थे। भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा कलर की नौकरी दी जाती थी। भारत के अधिकांश शिक्षित लोग इस बात से बहुत परेशान थे, चिंतित थे और यह भी एक कारण बन गया अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति का। अगला है कि द ग्रोविंग पॉवर्टी एंड फ्रीक्वेंट फेमाइन एडेड टू द मिजरी ऑफ द मासेस दैट ज्वाइन द रिवॉल्ट। भारत की गरीबी उस समय बहुत ज़्यादा थी, तो भारत की गरीबी भी एक कारण बनी। इसके साथ साथ फ्रीक्वेंट फेमाइंस, भारत में बहुत ज़्यादा अकाल उस समय आते थे। फेमेन में होता है अकाल और फ्रीक्वेंट बने अक्सर, लगातार। तो एक तो भारत के लोग पहले से ही गरीब थे, ऊपर से जो अकाल और प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती थीं इससे भारत के लोग और गरीब होते गए, जिससे जनता का कष्ट बढ़ता गया और इस प्रकार अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके मन में असंतोष यानी कि डिसकॉन्टेंट और रिजेंटमेंट बढ़ता गया। एक और कारण है, इसको भी देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ पीपल ब्रॉट देम टुगेदर टू ज्वाइन द रिवॉल्ट। भारत में जितने भी वर्ग थे उन सभी ने देखा कि अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण उनको नुकसान पहुंच रहा है, तो इस वजह से वे सभी लोग एकजुट हो गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। अब अगला जो पॉइंट है वह है सोशल एंड रिलीजियस काजेस। इस पॉइंट को अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति का जो सामाजिक और धार्मिक कारण था वे कौन से थे। इनको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर को आपका समाप्त कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब इस चैप्टर में बचा नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। फिलहाल थैंक यू, टेक केयर, बाय।